तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। हाल ही में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की बात करता है। आप कैसे उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग स्पॉट रेट। उसके बाद जो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स हैं उन्हें आप बैलेंस शीट को रीवैल्यू करेंगे जो क्लोजिंग रेट है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है उस पर। जो डिफरेंस होगा उसको आप पीएनएल में डाल देंगे एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से। फाइनली में जब सेटलमेंट होगी तो बैलेंस शीट डेट से सेटलमेंट डेट तक का जो डिफरेंस होगा वो भी आप उस ईयर के एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में डालेंगे जो अल्टीमेटली पीएनएल में जाएगा। गेन क्रेडिट साइड में जाएगा और लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। इसके साथ मैंने क्या और भी कुछ कराया था क्या? इतना ही कराया था बस। उसके बाद तो मैंने आपको एक पैरा 46A कराया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स होते हैं वो एक बड़े ही अजीब से ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में उनका डिफरेंस को डालकर कैपिटलाइज कर सकते हैं जिसे हम रिजर्व सरप्लस में शो करते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है यानी कि ऐसा आइटम जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फिक्स्ड है, फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट होना बाकी है और लॉन्ग टर्म नेचर का है, डेप्रिशिएबल एसेट से पर्टेन करता है, लिंक्ड है, तो उस फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का डिफरेंस आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं, एसेट की कॉस्ट को बढ़ा घटा सकते हैं। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी करा दी थी। अब ध्यान नहीं इसके अलावा कुछ था या नहीं था, बट आज मैं आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की बातें कराता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, बारी बारी करेंगे। लाइन ठीक से खींचो भैया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि आज आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर आप पाएंगे कि करीब करीब 1700 रुपये का एक शेयर आ रहा है, तो आप उसको खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं स्पॉट रेट। बट अगर आप यही रिलायंस का शेयर आप खरीदना चाहते हैं बट अभी नहीं, मे बी आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप 3 महीने या 4 महीने वेट कर लीजिए और जो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद रेट चल रही होगी उस रेट पर खरीद लीजिए। ये पहला ऑप्शन है। इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई जिक्र नहीं है। बट अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि 3 महीने बाद आप रिलायंस के शेयर को 1800 रुपये पर शेयर में खरीद सकते हैं, आप कहेंगे भाई मैं 1800 में क्यों खरीदूंगा जब 1700 में मिल रहा है? तो द आंसर इज़ कि आपको 3 महीने बाद चाहिए और 3 महीने बाद प्राइस क्या होगी आपको पता नहीं। 1900 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 2100 भी हो सकती है, 2500 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते और 3 महीने बाद ही आपको लेना है, तो आप उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। यह कुल मिलाकर बात यह है कि आप कह सकते हैं कि भाई 1800 में ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आज की डेट में कर रहा हूँ, बट जो रेट मुझे प्रोवाइडेड है 1800, उसकी जो सेटलमेंट होगी या जो एक्चुअली में डिलीवरी होगी वो 3 महीने के बाद होगी। यानी कि 3 महीने के बाद की रेट पर आपने कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया है जो फॉरवर्ड में जाकर यानी फ्यूचर में जाकर सेटल होगा। आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी लिया हो सकता है क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जाकर प्राइस जो है 2100 हो जाएगी, तो मैंने तो ख़रीदा 1800 में है, 3 महीने बाद 1800 रुपये दूंगा या अभी मैंने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो जब 3 महीने बाद मेरे पास ये शेयर रहेगा 1800 का मुझे मिलेगा तो मैं उसको तुरंत 2100 में बेच दूंगा, तो उस हिसाब से मुझे 300 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक तो है कि आज मैं 1700 इन्वेस्ट करूं और इन्वेस्ट करने के बाद जो है मैं उसको आराम से 2100 में बेचूं जो मुझे लग रहा है होगा। दूसरा है मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और 3 महीने बाद जो रेट चल रही है उसके हिसाब से मैंने सेटलमेंट कर लिया। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स की। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जगह पर अगर मैं किसी करेंसी का करता तो उसे मैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोलता। फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट कह लो, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, जो भी बोलना चाहो बोल लो। अल्टीमेटली अगर $1 70 रुपये का है और 3 महीने बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे 72 में मिल जाए, तो ये मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन आप लोग पूछेंगे
कि ये जो 72 रुपीज़ है, हो सकता है कि मुझे 3 महीने बाद 69 का ही मिल जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मत करो, बट अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू जो है बढ़ सकती है और ज़्यादा, तो क्यों ना मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रख लूँ, क्योंकि 3 महीने बाद मुझे डॉलर्स की कुछ पेमेंट करनी है, $10,000 की मुझे पेमेंट करनी है। 3 महीने बाद प्राइस बहुत बढ़ गई तो मेरे बहुत सारा INR का कैश आउटफ्लो चले जाएगा। तो अभी जो है मैं कुछ ना कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रख लेता हूँ, 72 रुपीज़ पर प्राइस को फिक्स कर लेता हूँ, और 3 महीने बाद मैं डॉलर्स को ख़रीदूँगा प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, और उसको मैं अपने जो है जहाँ भी मुझे देने हैं डॉलर्स मैं दे दूँगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने $10,000 का कोई सामान परचेज़ करा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, 70 रुपये की रेट है तो 7 लाख हो जाएगा। इसकी पेमेंट आपको 3 महीने बाद करनी है। अब 3 महीने बाद अगर रेट मान लेते हैं कि आप परचेज कर इसको बेच रहे हैं 8 लाख रुपए का, मान लेते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है करीब करीब 1 लाख रुपए का आ रहा है। अब आप जो है 3 महीने बाद जब सेटल करने जाएंगे तो हो सकता है कि जब आप इसको पेमेंट करें तो रेट करीब करीब आपकी 76 हो जाए, 77 हो जाए, तो 7.7 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। सेल्स तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं 8 लाख में, 7.7 लाख की पेमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो 1 लाख हो सकता था वो अब आपका सिर्फ 30,000 रह जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो जाए, राइट। तो आपको जो है एक प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी कि भैया मुझे इतना ही पैसा देना है एक्चुअली में, उससे ज़्यादा नहीं देना। तो इसीलिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, अपने रिस्क को कम करने के लिए आप फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं। इसको हम हेजिंग बोलते हैं। जो मैंने आपको भी मेथड बताया कि कैसे आप अपने इस रिस्क को, $10,000 के रिस्क को, करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को कम करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं, इसको हम हेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। मैं ले आया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 72 रुपीज़ में, तो मैंने जो है $2 का प्रीमियम पे कर दिया पर डॉलर। मैं 10,000 जो है डॉलर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर आया, तो इसका मतलब मैंने करीब करीब 20,000 INR का प्रीमियम पे कर दिया, अभी कर दिया। अब बाद में जब सेटलमेंट होगा तो बाकी पैसा भी देना पड़ेगा, पर प्रीमियम तो मैंने दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया कि भैया 3 महीने बाद तुम्हें 72 के हिसाब से पेमेंट करूँगा और मुझे जो है तुम दे देना। हाँ, कुछ पैसा मैंने दे दिया, कुछ बाकी का देना होगा, यूँ समझ लेना, वो मैं दे दूँगा। असल में बताया जाए तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ वो ठीक नहीं है जैसा मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन देने के लिए मुझे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाना पड़ेगा, जो कि CA फाइनल का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें आपको पता लगेगा कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होगी। तो मैं CA फाइनल का SFM का एक चैप्टर जो 20 क्लासेस का हो सकता है, 10 क्लासेस का हो सकता है कम से कम, वो तो मैं आपको नहीं करा सकता इस पर्टिकुलर छोटे से AS के छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमारे अकाउंटेंसी में दे रखा है वो इतना ही है कि जो $2 एक्स्ट्रा आपने पे करा वो प्रीमियम, और अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो डिस्काउंट। तो ये 20,000 आपने पे कर दिया, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, ठीक है ना सर। इसमें आपको क्या करना है, 20,000 रुपीज़ को अगर तो आप इसको हेजिंग के लिए ले रहे हैं, उस केस में आप इसको पीरियड के हिसाब से डाल देंगे। पीरियड कॉस्ट मतलब 1 महीना पूरा हो गया तो 1 महीने का हिस्सा डाल दो, 2 महीना हो गया 2 महीने का डाल दो, तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर महीने जो है आप प्रोपोर्शनेटली अपना जो है P&L में डालते रहो, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पीरियड कॉस्ट है, महीने के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से आप P&L में डाल दो। अब मान लेते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 महीने का, और आपने इस फिगर को हटा देते हैं, मान लेते हैं 30,000 का प्रीमियम पे करा है 3 महीने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 फरवरी 2021 को किया है, तो फरवरी मार्च में आपका ईयर क्लोज होगा, तो 30,000 का पूरा एक्सपेंस आप यहाँ P&L में नहीं डालेंगे, सिर्फ फरवरी और मार्च का डालेंगे, यानी 20,000 का डालेंगे, बाकी 10,000 अगले साल जो होगा उसमें आप डालेंगे, अगले साल के P&L में डालेंगे। अगर आप हेजिंग के लिए ले रहे हैं तो प्रीमियम का अमाउंट का ये ट्रीटमेंट होता है। अब अगर आप स्पेकुलेशन के लिए ले रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं कि भाई कोई मेरा रिस्क है ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खरीद रहा हूँ, बढ़ेगा तो बेच दूंगा, तो स्पेकुलेशन हो गया, ट्रेडिंग हो गया। आपको एक्चुअली में हेज नहीं करना, अपने रिस्क को कम नहीं करना, आपका कोई अंडरलाइंग एक्सपोजर नहीं है, ये सारी SFM की टर्मिनोलॉजी होती है, फाइनेंस में बोलते हैं।
उस केस में आप स्पेकुलेशन के लिए ले रहे हैं। स्पेकुलेशन के लिए अगर आप ले रहे हैं तो उस केस में आप प्रीमियम को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करते, डिस्काउंट को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब एक्चुअली में आप इसको सेटल करेंगे, तो जब आप सेटल करेंगे तो जो भी आपका जो एक्स्ट्रा पैसा लगा उसको आप पीएनएल में डाल देंगे। डिस्काउंट मिल गया तो पीएनएल में डाल देंगे। यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। हाँ, बस ये एक और बात दे रखी है स्पेकुलेशन में जो आपके एएस में लिखी हुई है कि अगर आपका स्पेकुलेशन में आपने कुछ इन्वेस्ट करा हुआ है, पैसा डाला हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और 31 मार्च आ गया तो उसको 31 मार्च की रेट पर रीवैल्यू कर दीजिएगा, डिफरेंस को पीएनएल में डाल दीजिएगा। और फिर जब एक्चुअली में सेटल होगा तो 31 मार्च से लेकर जिस दिन सेटल हो रहा है उसके डिफरेंस को भी पीएनएल में डाल दीजिएगा। ये होता है स्पेकुलेशन के केस में। कई लोग पूछ सकते हैं सर अगर डॉलर की रेट 70 रुपये है और हमें लग रहा है कि डॉलर 69 रुपीज़ हो जाएगा, हमें लग रहा है डॉलर 69 हो जाएगा, तो फिर हम अभी क्यों खरीद रहे हैं? हमने तो $10,000 की परचेज़ करी थी, हमें लग रहा है डॉलर जो है वो सस्ता हो जाएगा तो बढ़िया ये हमारे लिए, हमें कम पैसा देना पड़ेगा, तो हम अभी क्यों खरीदें? तो मैंने बताया कि फ्यूचर अनसर्टेन है और रिस्क को कम करने के लिए आप खरीदते हैं। कम हो सकता है तो बढ़ भी सकता है। चलिए मान लेते हैं दूसरी तरफ आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो 69 रुपीज़ में मिल रहा है, $1 69 का पड़ रहा है। आप कहेंगे तो सोने पे सुहागा हो गया, मुझे जो है 70 रुपीज़ जो है वो मुझे 69 का मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात हो गई। करेक्ट, मुझे सस्ता मिल गया, अब मैं सस्ते में डॉलर खरीद कर पेमेंट कर दूंगा। तो आप तब भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, बट इस केस में डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो डिस्काउंट को आप पीएनएल में डाल देंगे। तो यहाँ तक की बात जो है मैंने आपको बता दी है। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रह गया है, वो मुझे बताना है। मान लेते हैं अगर आपका कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है या रिन्यू हो रहा है, तो उस केस में जो भी रिन्यूअल का प्रीमियम या डिस्काउंट होगा या कैंसलेशन का रिन्यूअल डिस्काउंट होगा तो उसे भी आप जो है पीएनएल में डाल देंगे। With this, we have completed your accounting standard 11. If you won't believe, then let's do illustration number 4 and 5. ब्रांच अकाउंटिंग के साथ आपको जो है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल ब्रांच वाला क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करनी है हमें, जिसमें राव लिमिटेड ने परचेज करा है एक प्लांट $1,00,000 का और 1 फरवरी को परचेज करा है। डेट्स इसमें 4-5 साल पुरानी गिवन है। 3 महीने के बाद जो है इसकी पेमेंट होनी है। अब जाहिर सी बात है रिस्क तो रहेगा कि आज की रेट कुछ चल रही है, 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे ज़्यादा रुपए पर डॉलर लेकर उसको पे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ 3 महीने का, और एंटर जो मैं कर रहा हूँ वो 49.15 रुपीज़ पर एंटर कर रहा हूँ। हालांकि एक्सचेंज रेट आज के दिन जो है 48.85 है। How will you recognize the profit or loss on forward contract in the books of Rao Limited? बताइए राव लिमिटेड की बुक्स में इसको कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए लिया है, और कैसे पता लगेगा कि हेजिंग के लिए है या नहीं है? आपके पास कोई अंडरलाइंग एसेट है जिसकी आपको पेमेंट करनी है और रेट अचानक बढ़ ना जाए, उसके रिस्क को कम करने के लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, अपनी प्राइस को फिक्स कर रही हैं, इसीलिए ये हेजिंग के लिए लिया गया है। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे और कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है आपके पास, रिस्क नहीं है, ऐसे ही खरीद रहे हैं ताकि बेचकर प्रॉफिट आ जाए, तो वहाँ पर हेजिंग नहीं है, वो स्पेकुलेशन माना जाएगा। दोस्तों जहाँ पर भी आप हेजिंग के लिए लेते हैं तो वहाँ पर जो भी प्रीमियम होता है, जैसे कि आप 49.15 रुपीज़ में खरीदेंगे, आपने 48.85 रुपीज़ में अभी खरीद सकते थे, स्पॉट रेट है, तो दैट मीन्स कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर रहे हैं, बट आप 0.30 रुपीज़ यानी कि 30 पैसा पर डॉलर का एक्स्ट्रा पे करने के लिए राजी हैं या कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया प्रीमियम। $1,00,000 के लिए आप पे करेंगे 30,000 प्रीमियम, तो इसको जो है पीएनएल में डालना है। पर पीएनएल में जो है आप पीरियड कॉस्ट के हिसाब से डालेंगे, यानी कि 31 मार्च को अगर ईयर क्लोज हो रहा है तो 31 मार्च तक जितना बनता है इसका हिस्सा वो आप पीएनएल में डाल देंगे। 30,000 3 महीने का है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो फरवरी और मार्च का पोर्शन प्रोपोर्शनेटली आप पीएनएल में बुक कर दीजिए 20,000, और बाकी का जो 10,000 है उसको रख लीजिए।
वो आप जो है बाद में P&L में डाल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर डाल सकते हैं। ये यहाँ पर दे रखा है। एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें मिस्टर ए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं 3 महीने का $1,00,000 का, 1 दिसंबर को खरीदते हैं एट 47.10 रुपीज़ पर डॉलर। एक्सचेंज रेट जो है $1 की वो है 47.02। एक्सचेंज रेट है 47.02, आप ले रहे हैं 47.10 का। अच्छा, दिसंबर को 31 दिसंबर को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगी तब $US की रेट है 47.15, और 31 दिसंबर को जब एक्चुअली में आपने सेल करा उस कॉन्ट्रैक्ट को तब रेट है 47.18 पर डॉलर। आपको बताना है कि इस प्रॉफिट को आप कैसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी रेट्स गिवन है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उस टाइम की स्पॉट रेट गिवन है 47.02, ये है स्पॉट रेट। आप जो एंटर कर रहे हैं वो आप एंटर कर रहे हैं 47.10 में, जो कि है फॉरवर्ड रेट। ठीक है, आप जो इसको सेटल करेंगे जब एक्चुअली में आप इसको बेचेंगे तो आपने देख सकते हो, आप दिसंबर में एंटर कर रहे हो 3 महीने का, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी होता है 3 महीने। बट जो आपने लिया है वो तो स्पेकुलेशन के लिए लिया है, तो आप चाहें तो उसको पहले भी बेच सकते हैं। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मार्केट में भी ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर ट्रेड होते हैं। तो आप अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जो 3 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसे पहले बेचना चाहें तो सेकेंडरी मार्केट में उसे बेचा जा सकता है। इन्होंने जो है उसे 31 जनवरी को बेचा 47.18 का, तो ये बेचा, इतने में खरीदा, तो ये इन्हें जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इन्हें ये प्रॉफिट हो गया है। प्रीमियम बोलो डिस्काउंट बोलो वो एक अलग मुद्दा है, कुल मिलाकर 0.08 का प्रॉफिट हो गया है, और $1 पर हुआ तो $1,00,000 पर 8,000 का प्रॉफिट होगा। ऐसे आपकी बुक में किया हुआ है। पर अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ें तो वहाँ पर ये दे रखा है कि डेफिनेटली जो भी आपने स्पेकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, जो भी आपने स्पेकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो जिस रेट पर एंटर किया और जो रेट में सेटल करोगे, एंटर किया और सेटल करोगे, उसके डिफरेंस को या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसे P&L में डाल दोगे। कब डालोगे? खरीदने के टाइम नहीं, जब एक्चुअली में उसे सेटल करोगे, बेचोगे, तब डालोगे। यही आपका एस बोलता है। बट साथ में एस ये भी बोलता है कि अगर बीच में 31 दिसंबर आ गई, 31 दिसंबर या क्लोजिंग आ गई, व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप 31 दिसंबर को पहले इसको रीवैल्यू कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 1 दिसंबर को, और उस टाइम आपने जो खरीदा वो 47.10 का खरीदा। अब यहां पर 31 दिसंबर आ रही है जब रेट है आपकी 47.15, तो दैट मीन्स आपको 0.05 पैसा पर डॉलर $1,00,000 पे, यानी 5,000 का मुनाफा आप यहीं बुक कर लेंगे P&L में। और फिर 31 दिसंबर के बाद जब आपने 31 जनवरी को एक्चुअली में 31 जनवरी को अगले साल का आपने जब इसको 47.18 में बेचा, तो ये जो यहाँ का डिफरेंस है 0.03 रुपीज़ पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय 1,00,000, 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, वो आप इस साल के नेक्स्ट ईयर के P&L में डालेंगे। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। यहाँ ऐसा नहीं किया तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। In recording a forward exchange contract intended for trading or speculation purposes, the premium or discount on the contract is ignored. खरीदने के टाइम जो प्रीमियम या डिस्काउंट है, कम पर खरीदा, ज़्यादा पर खरीदा एज कम्पेयर टू स्पॉट रेट, उसे इग्नोर करेंगे। एंड एट ईच बैलेंस शीट डेट, जब बैलेंस शीट डेट होगी, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू एंड गेन लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। कि बैलेंस शीट डेट पर आप देखेंगे कि भाई हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, इतने रुपये पर एंटर किया है, बैलेंस शीट डेट को ये रेट हो गई है,
तो जो डिफरेंस है उसे अकाउंट कर लीजिएगा। तो ये यहां पर दे रखा है। इसी के साथ आपका जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है, एक्सेप्ट ब्रांच अकाउंटिंग का जो पार्ट है उसे हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक वो चैप्टर नहीं कराए तब तक आप उसका ट्रायल बैलेंस कैसे समझोगे, नहीं समझ पाओगे ना, टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए उसे हम ब्रांच अकाउंटिंग के साथ करेंगे, और ब्रांच अकाउंटिंग में हम डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच से तीनों पार्ट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिपिकल है, मुश्किल है, बट अगर समझा जाए तो बहुत आसान है। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है सर। AS 12 कराना है मुझे आपको, और AS 16 कराना है, ये दो मैं कराऊंगा। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग भी चलो एक क्लास में करा दूंगा। ये 2-3 AS मैं आपको अब कराता हूँ। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे, ढेर सारे, जितने हो सकते हैं लगे रहेंगे। 2-3-4-5 क्लासेस में जितने कर पाएंगे उतना करेंगे। और फिर आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से आता है। एक्चुअली जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने पढ़ा है उसमें से भी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है नहीं, मुझे तो सारे आते हैं। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया एक बार, लूथरा एंड लूथरा से ट्रांसफ़र लेना था, तो मैं यहीं पर चले गया किसी आसपास की फर्म में। लूथरा एंड लूथरा में बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं था, रात रात भर काम करना पड़ता था, भले ही वो 2-3 महीने करना पड़े, बट बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि सुबह घर से 8 बजे निकल रहे हैं और रात को जो है 12 बजे के बाद घर पे आ रहे हैं, तो बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा ट्रांसफ़र तो मुझे लेना ही है। मैं आसपास इंटरव्यू के लिए गया, तो उसमें कहते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनाओ, बताओ। मैंने कहा कौन सा? AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS5, AS6, AS7, AS10, कौन सा करना है बताओ। हालांकि कुछ हट गए उसमें से, मतलब अभी हट गए हैं कुछ AS, बट मैं लाइन में चले गया। वो कहता अच्छा कोई भी कर दो यार, कोई भी सुना दो। मैंने कहा ठीक है, AS1 से स्टार्ट करते हैं। तो कहता ये तो आसान हो गया। मैंने कहा AS2 से स्टार्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फर्म में। पार्टनर से उन्होंने मीटिंग करा दी। पार्टनर ने कहा बट क्यों आ रहे हो, इतनी अच्छी फर्म में आप ऑलरेडी हो, तो क्यों आ रहे हो, यहाँ तो ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा नहीं। उन्होंने पहले बता दिया। बिग 4 के पार्टनर थे, मतलब बिग 4 से 10 साल काम कर कर अपनी फर्म इस्टेब्लिश करे थे, जो एक इंटरनेशनल फर्म की एफिलिएशन उनकी भी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब लिंक्डइन पे उस पार्टनर की रिक्वेस्ट आई अभी फ़िलहाल। हाँ, तो मैंने कहा वाह, एक दिन मैं इंटरव्यू देने गया था, आज पार्टनर ने रिक्वेस्ट भेजी है, वो भी लिंक्डइन पे कनेक्ट होने के लिए। वाह, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ गया। तो ठीक है यार, बस यही था और क्या। फिर मैं RSM में चले गया, वहाँ पर मैंने काम किया। फिर लास्ट ईयर नोमिरा चले गया, और ऐसे ही चीज़ें होती गई। ठीक है, टाइम पास करेंगे, मतलब आप लोग पढ़ाई करेंगे, मैं टाइम पास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में भी वही किया है, तो करते रहेंगे बस। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।